हेलो। जय भारत विजय भारत बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? मजे में ना? चलिए, अच्छी बात है। हम आगे की पढ़ाई फिर करेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? त्रिभुज का चैप्टर, ठीक है ना। हमने बहुत सारे टॉपिक उसमें देखा है। अब आगे की टॉपिक हम उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले आपको एक और जानकारी देता हूँ कि हमारा दूसरा चैनल है टॉपर पाठशाला। उसमें क्या है कि आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे करके पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। और उससे आप अगर जुड़े रहिएगा कंटिन्यू, तो आपको बहुत अच्छी तरह से सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझाया जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है ना। एक एक टॉपिक का, बिल्कुल एक एक शब्द का पूरा एक्सप्लेनेशन, एकदम जिसे कहते हैं ना, एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करना। एक एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन उसमें किया जा रहा है। आप उसे देखिए, बहुत अच्छी तरह से समझाएगा, ठीक है ना। बाकी फिर हम लोग अपना चलते हैं क्या, मैथ्स की क्लासेस। और ये कौन सा टॉपिक हमारा है? त्रिभुज का चैप्टर, जो कि हम पिछले कुछ क्लासेस से कर रहे हैं हम लोग साथ में मिलकर, ठीक है ना। आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो देखिए, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है इसमें? थेल्स प्रमेय का जो सिद्धकरण था हमने सिद्ध किया, और उसमें कुछ अनुप्रयोग, ये सारे टॉपिक हमने देखे हैं। और त्रिभुज से संबंधित जो समरूपता था, ये सारी चीजें हमने देख लिया, ठीक है ना। अब आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? हमारा पाइथागोरस प्रमेय, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। और ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कि आप ये पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध करें। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा डाउट कुछ बच्चों को था, वो मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। उसमें क्या था कि आखिर किसी भी त्रिभुज में हम लोग ऊंचाई कैसे डिसाइड करते हैं, किसी त्रिभुज में शीर्षलम कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए, आपको मैं चित्र बना दिखाता हूँ, बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए, अगर हमारे पास त्रिभुज है, हमने क्या देखा था? मुख्य रूप से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कोण के आधार पर समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण, ठीक है ना। हम तीनों त्रिभुज अगर बनाते हैं, देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है, और ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। सबका नाम हमने ए बी सी रख लिया, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब इसमें अगर हमें फाइंड करना है कि आखिर तीनों त्रिभुज का शीर्ष लंब, यानी उसका जो परपेंडिकुलर हाइट है, इसका हाइट कितना होगा, ऊंचाई कितना होगा, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम आधार कौन सा कंसिडर करें। हमारा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये जो हमारा फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले में बेस यानी आधार जो है वो डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। उस आधार पे ही हम ऊंचाई डिसाइड कर सकते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट क्या है? आधार डिसाइड करना। और यह कोई जरूरी नहीं कि जो हमारा नीचे साइड हो यही हमारा आधार कहलाए, यह कोई जरूरी नहीं है। हम आधार किसी को भी मान सकते हैं। अब यदि हमने नीचे वाले साइड को ही आधार माना, तब ऊंचाई क्या हो सकता है? तो देखिए, ऊंचाई जो होता है वो हमेशा शीर्ष लंब यानी शीर्ष कोण से उस भुजा पर जिसको हम लोग आधार माने, उस भुजा पर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री खींची गई रेखा जो है वही शीर्षलंब होता है, और वही उस त्रिभुज का क्या होता है? ऊंचाई। अब इस समकोण त्रिभुज में देखिए, अगर हमारा आधार बीसी है, तो इस बीसी आधार पे इसके सामने जो कोण है वही तो शीर्ष कोण कहलाएगा। तो बीसी के सामने कोण कौन सा है? ए है। और ए से जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया कौन सा है? ए बी। यानी इस त्रिभुज में हमारा जो शीर्षलंब होगा, ऊंचाई होगा, वो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? बी सी इंटू ए बी, आधार गुने ऊंचाई। यानी बी सी हमारा आधार हो गया, इसमें बी सी क्या हो गया? आधार, ठीक है। और ए बी क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। अब आता है सेकंड वाले त्रिभुज में। अगर इसमें हमारा आधार बीसी है, ठीक है, इन तीनों त्रिभुज में हम आधार बीसी को मान के चल रहे हैं। अगर हमारा आधार बीसी है तो ऊंचाई क्या होना चाहिए? तो इसके सामने वाला जो कोण है उस कोण से परपेंडिकुलर लाइन जो होगा, इसके सामने वाला कोण कौन सा है? ए है ना। तो ए से परपेंडिकुलर लाइन यानी 90 डिग्री की जो रेखा खींचेंगे इस पर, वही हमारा ऊंचाई होगा। तो एडी लाइन जो है वो 90 डिग्री है। हम ए से रेखा कहीं पर भी खींच सकते थे, ऐसे भी तो ले सकते थे, ऐसे भी तो ले सकते थे, लेकिन ये लाइन क्या हो? 90 डिग्री नहीं हो पाएगा। तो जो लाइन ए से खींचा गया हो और सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री बना रहा हो, उसी को हम शीर्षलंब कहते हैं। और जो शीर्षलंब होता है वही हमारा ऊंचाई कहलाता है। तो इसमें हमारे पास ऊंचाई क्या होगा?
ये BC आधार हो गया और ऊंचाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं हम इसमें, जो हमारा क्या है, अधिक कोण। अगर हम इसे BC को आधार मानते हैं तो इस BC पर 90 डिग्री बनाने वाली रेखा कहाँ से, जो उसके सामने वाला कोण है A से। ठीक है। अब बताइए, A से अगर हम कोई लाइन खींचेंगे BC पर तो कभी 90 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा। कब बनेगा ये, जब हम इसको इस प्रकार से बाहर की ओर खींचे, और जब बाहर खींचेंगे हमें इस BC को भी आगे एक्सटेंड करके यहाँ पर मिलाना पड़ेगा, और ये हमारा आ जाएगा AD क्या हो, त्रिभुज के बाहर। तो यहाँ पर ऊंचाई क्या होगा, AD होगा, यानी BC आधार है तो AD क्या हो जाएगा, ऊंचाई। और ये जो शीर्षलंब है यानी ऊंचाई है वो क्या, त्रिभुज से बाहर हो गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो त्रिभुज का ऊंचाई हो यानी उसका शीर्षलंब हो वो हमेशा त्रिभुज के अंदर बने, या कोई आवश्यक नहीं है, वो बाहर भी हो सकता है अधिक कोण के कंडीशन में। तो यहाँ हमारे पास क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू BC इंटू AD, ये हमारा हो गया क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जहाँ BC क्या है, आधार है, और AD क्या है, ऊंचाई। ठीक है। ये तो समझाएगा कि जब आधार हमारा BC हो तो ऊंचाई कैसे लेते हैं। अब इसी त्रिभुज में अगर हम आधार BC को नहीं माने, किसी और भुजा को माने, सपोज हमने इस अधिक कोण त्रिभुज में AC को आधार मान लिया, तब ऊंचाई क्या होगा, यदि हमारा AC है तो उसके सामने वाला कोण कौन सा है, B है ना। इस AC भुजा के सामने कोण कौन सा है, B है। तो यदि हमारा कोई त्रिभुज जो अधिक कोण त्रिभुज है A, B और C, जिसमें हमने आधार किसे लिया है, तो आधार हमारा हो गया AC भुजा जो है वो आधार है। तो इस AC पर 90 डिग्री का रेखा कहाँ से, उसके सामने वाले कोण से, और इसके सामने वाला कोण कौन सा है, B है ना। तो इस त्रिभुज के लिए शीर्षलंब क्या हो जाएगा, शीर्ष कोण क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कब, जब हमारा आधार क्या होगा, AC। यदि आधार BC है तो शीर्ष कोण कौन सा हो जाएगा, A। यदि आधार हमारा AB होगा तब शीर्ष कोण कौन सा बन जाएगा, C। यानी जिस भुजा को हम आधार मानते हैं उसके सामने वाला कोण उस त्रिभुज के लिए क्या होगा, शीर्ष कोण होगा। और शीर्ष कोण से 90 डिग्री खींची गई रेखा ही उस त्रिभुज का शीर्षलंब होता है, और वही उस त्रिभुज का क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो यहाँ से A से अगर हम 90 डिग्री खींचे तो बाहर आ रहा था, तो इसमें हमारा जो ऊंचाई वो क्या, बाहर था। लेकिन यदि हम AC को आधार मानते हैं तो शीर्ष कोण कौन सा बन जाएगा, B। तो B से 90 डिग्री खींचेंगे किस पर, AC पर। तो देखिए AC पर अगर हम 90 डिग्री खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर आया। ठीक है। अब इस कंडीशन में BD जो है वो हाइट हो जाएगा। यदि आधार हमारा AC है तो हाइट क्या होगा, ये वाला BD लाइन होगा। ठीक है। तो इसमें क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने AC गुने BD। AC आधार हो गया, BD ऊंचाई यानी उसका शीर्षलंब हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम किसी त्रिभुज में शीर्षलंब डिसाइड करते हैं। अब इसका यूज कहाँ हुआ था, हम लोग लास्ट क्लास में जब देखे थे कि हमें सिद्ध क्या करना था, ये सॉरी थेल्स थ्योरम, थेल्स का प्रमेय जो हम सिद्ध किए थे उसमें आपको याद होगा हम जो डायग्राम बनाए थे त्रिभुज का, तो त्रिभुज का डायग्राम कैसा था हमारा, उस त्रिभुज का डायग्राम जो था वो इस प्रकार से था। क्या, ये हमारा ABC त्रिभुज था, ABC, और बीच में रेखा हमारा था जो कि तीसरी भुजा के समानांतर और AB और AC को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता था। फिर इसका डायग्राम बनाए थे, क्या हम D से AE पे लंब बनाए थे और E से AB पर लंब खींचे थे। ठीक है। तो अब बताइए इस त्रिभुज में जो हमारा छोटा सा त्रिभुज ऊपर बन रहा है ADE, यदि हमारा आधार AD है तो इस AD पर शीर्षलंब कौन सा है, तो ये हो जाएगा EM। ठीक है। ये जो EM है वही तो शीर्षलंब है ना, क्योंकि AD का शीर्ष कोण कौन सा कहलाएगा, E कहलाएगा। तो E से हमने शीर्षलंब खींचा AD पर, तो हमारा ऊंचाई क्या हो गया, EM। यदि हम आधार को AE मानते हैं तो AE के लिए शीर्ष कोण कौन सा होगा, D होगा। तो D से जो 90 डिग्री का रेखा खींचा गया AE लाइन पे वो कौन सा है, DN है। इसलिए इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, DN। यानी यदि आधार हमारा AD है तो ऊंचाई क्या होगा, EM, और यदि आधार हमारा AE है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, DN। क्लियर हो गया। ये डाउट तो बच्चों का था, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। इसका यूज आगे भी हम लोग करेंगे। ठीक है। तो अभी आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करना सीखेंगे। आप ध्यान से देखिए, एक एक बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, बहुत आसान है, बहुत इजीली आपको समझाया जाएगा। ठीक है।
हाँ बच्चों, तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक ना। अब ये पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, स्टेटमेंट इसका क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये प्रमेय होता क्या, इसका एक बार हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं आपको, पिक्चर के माध्यम से, जो डायग्राम है उसके माध्यम से आपको दिखाते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, तब हमें समझना आसान होगा, उसके बाद हम सिद्ध करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक ना। देखिए किसी समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ए बी सी ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो हमारा कर्ण होता है वो क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो बी के सामने कौन सा है, ए सी, ठीक है। तो इसमें कर्ण कौन सा हो गया, हमारा कर्ण जो है वो कौन सा हो गया, ए सी हो गया, ठीक है। अब बाकी अन्य दो भुजा कौन कौन सा है, ए बी और बी सी। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा क्या बचा, ए बी और बी सी ना। तो कर्ण का जो हमारा वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, और इसी को हमें सिद्ध करना है। इसको हम दूसरे लेटर में भी लिखते हैं, हमेशा क्या होता है इस प्रकार से, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला अक्सर हम लोग देखते हैं और ज्यादातर बच्चों को यही फॉर्मूला याद रहता है, पाइथागोरस जो प्रमेय है उसके रूप में हम क्या जानते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब जो पी बी एच होता क्या है, देखिए पी फॉर परपेंडिकुलर, यानी जो शीर्ष लंब है, जो ऊंचाई है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ऊंचाई कौन सा होता है, ए बी। तो ये हमारा ए बी हो गया क्या, परपेंडिकुलर। बी सी क्या होता है, बेस यानी आधार। इस त्रिभुज का आधार हमने क्या लिया है, बी सी। तो बी क्या हो गया, बी सी हो गया। एच फॉर हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण, जो कर्ण हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये हमारा पी, ये हमारा बी, और ये हमारा क्या हो गया, एच हो गया। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसमें एक और कंफ्यूजन होगा, यही आखिर पी क्यों हुआ, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल ट्रायंगल में ले रहे हैं। जनरली ये परपेंडिकुलर क्या ऊंचाई, लेकिन यदि हम इस कोण को कंसीडर करते हैं, जैसा कि मैंने ट्रिगोमेट्री में पढ़ाया था, ट्रिगोमेट्री हम लोग को ध्यान होगा कि अगर हम इस कोण को लेते हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है, ये हो जाएगा, और बेस ये रहेगा। यदि हम इस कोण को कंसीडर करते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, नीचे वाला, यानी बीसी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उसको बेस यानी कि आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पी बी एच तीनों साइड मिल गया, और इसके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है कि दोनों के स्क्वायर का योग जो है, सम है, वो हमारा जो हाइपोटेनियस है उसके स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर इसमें है, यानी कर्ण के वर्ग के बराबर। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। अब इसे सिद्ध करना है, आखिर कैसे ये होता है, इसे सिद्ध करना हमें देखना है, ठीक है, सिद्ध करके देखना है ताकि ये होता कैसे है। तो चलते हैं हम इसको सिद्ध करने के लिए, ठीक है। देखिए ये हमारा एबीसी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब इस एबीसी त्रिभुज में हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। इसमें और बस दिया क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां बी कितना है 90 डिग्री, और सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अब इसमें हम कुछ रचना करेंगे, वो क्या करते हैं देखिए, बी से हम एक शीर्षलंब खींचेंगे किस पर, ए सी पर, यानी बी से 90 डिग्री, जैसा कि अभी उन्होंने बताया था। अगर किसी भुजा को हम आधार मानते हैं उसके सामने वाला कोण क्या कहलाएगा, शीर्ष कोण, और उससे 90 डिग्री खींचा जाएगा, वही उस त्रिभुज का क्या होगा, ऊंचाई। तो अगर हम ए सी पर 20 से 90 डिग्री खींचे, ये हमारा रचना हो जाएगा। हम एक लाइन यहाँ खींचते हैं जो कि 90 डिग्री बनाता हो, और इसे हम लिख देते हैं एडी, डी पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है ना। तो रचना में क्या हो जाएगा कि कोण बी से AC पर
शीर्ष लंब खींचेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, बी से एसी पर शीर्ष लंब खींचा जो एसी को डी बिंदु पर काटता है, जो एसी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया बी से एसी पर डी बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए इसमें जो हमें सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें हमें यूज क्या करना है, समरूपता का, यानी कि सिमिलरिटी। दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका क्या होता है, जो हमारा संगत भुजा होता है उसका अनुपात क्या होता है, बराबर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं क्या, कि अगर दो त्रिभुज समरूप है यानी सिमिलर है तो उसका जो संगत भुजा होगा उसका अनुपात क्या होगा, बराबर। तो आपको करना है ये, जो हमारे ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है एबीडी और सीबीडी, इन दोनों को बड़े वाले त्रिभुज में समरूप करना है, बड़े वाले त्रिभुज के साथ। कैसे होगा देखिए, अगर हम छोटा वाला त्रिभुज पहले ऊपर वाला लेते हैं जो हमारा एबीडी है, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में देखिए, अगर हम ए छोटा वाला त्रिभुज को ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए डी यानी 90 डिग्री वाला बीच में और लास्ट में बी, तो बड़े वाला त्रिभुज का जो नाम लिखेंगे उसमें उसे स्टार्टिंग ए से करेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, एबीसी है ना, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ए से। बीच में क्या होगा, जहां 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री कहाँ है, बी पे, तो बी लिख लिया और सी, तो एबीसी त्रिभुज हो गया। इसे हम एसी भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें यही हमें करना है समरूप, और यही होगा भी। कैसे होगा देखिए, एक कोण दोनों में क्या बराबर है ना, छोटा वाला त्रिभुज का एक कोण और बड़े वाला त्रिभुज का एक कोण, दोनों तो सेम है तो क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। अब दूसरा है, छोटे वाले त्रिभुज का डी कोण कितना है, 90 डिग्री, और बड़े वाले त्रिभुज का बी कोण कितना है, 90 डिग्री। दो कोण 90 डिग्री हो गया, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि जब तीनों कोण इक्वल है तो वो क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर क्या होगा, जो छोटा वाला त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज का क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब समरूप होता है तो उसका संगत भुजा, यानी जो भुजा का ऑर्डर यहाँ हम लोग देखे थे, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका पहला भुजा एडी है, इसका संगत भुजा क्या होगा, एबी होगा। दूसरा भुजा अगर डीबी है तो यहाँ दूसरा भुजा क्या होगा, बीसी होगा। तीसरा भुजा अगर एबी या बीए है तो इसका तीसरा भुजा क्या होगा, सीए या एसी होगा। ठीक है, वही तो संगत कहलाएगा, तो उसका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होगा, यदि वो समरूप है तो। ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाला त्रिभुज का समरूप है। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे, चूंकि कोण ए दोनों में हमारा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, दूसरा क्या, कोण डी जो है वो कोण बी के बराबर है, डी जो है क्या है, बी के बराबर है, कितना है, 90 डिग्री दोनों है। ठीक है, जब दो कोण बराबर हो गया तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज जो हमारा होगा एडीबी वो सिमिलर होगा ए बी सी के। दोनों त्रिभुज क्या होगा, सिमिलर, और अगर सिमिलर है तो उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन ए बी इक्वल डी बी अपॉन बी सी इक्वल ए बी अपॉन ए सी, ऐसा आएगा ना, ये होगा। लेकिन हमें यहाँ क्या तीनों भुजा का जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसका, देखिए अब लाना क्या है उसके अनुसार, हमें ए बी स्क्वायर चाहिए ना। ए बी स्क्वायर कैसे आएगा, अगर हम फर्स्ट और थर्ड वाला अनुपात को लेके चले और इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी स्क्वायर आएगा ना, तो हमें इसी की जरूरत है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करेंगे। ये आपस में तीनों बराबर है, लेकिन हम लेके क्या चलेंगे, हम इन दोनों भुजा चलेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, ए बी चाहिए ना। अगर हम इन दोनों को बराबर लेके चलते हैं तो कोई भी स्क्वायर नहीं हो पाएगा, सारा भुजा तो अलग अलग है। लेकिन अगर फर्स्ट और लास्ट वाला को हम इक्वल लिखते हैं तो इससे क्या होगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें इसी अनुपात को आगे बढ़ा के चलना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। आप इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि तीन भुजा होते हैं, तीनों भुजा आपस में संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा, इसलिए हमने यहाँ पे तीनों लिखा है। लेकिन इसमें से हम यूज किसका करेंगे,
सिर्फ दो भुजा का, तो एडी अपॉन एबी बराबर एबी अपॉन एसी। और इस वाले समीकरण से हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी और गुना ए सी, ऐसा ही तो आएगा ना, ए डी गुना ए सी बराबर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट समीकरण, पहला जो इक्वेशन है वो आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी और ए सी, ठीक है। अब सेकंड में देखिए क्या है, बी सी स्क्वायर, यानी बी सी लाना है, तो बी सी कहाँ है, सेकंड वाला छोटा त्रिभुज है ना, तो ये जो नीचे वाला त्रिभुज है इसको भी बड़े वाला त्रिभुज से सिमिलर करेंगे, ठीक है। अब कैसे होगा देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज क्या है ए बी सी, छोटा वाला त्रिभुज क्या है बी डी सी, बी सी डी कुछ भी क्या है, तो इसका जो सी कोण है छोटे वाले का और बड़े वाले का सी कोण दोनों देखिए ना, जैसे वहां ए हमारा एक था उसी तरह यहाँ क्या है सी एक है, तो ये दोनों कोण क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसका डी कोण और बड़े वाले का बी कोण वो भी इक्वल होगा। तो सेम कंडीशन जो ऊपर वाले त्रिभुज के लिए है वही नीचे वाला त्रिभुज के लिए हो गया, यानी नीचे वाला त्रिभुज में क्या हो गया, पूरे बड़े वाला त्रिभुज का समरूप हो गया, यानी सिमिलर हो गया। तो सिमिलर होगा तो क्या होगा, इसका भी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तब इसे क्या करेंगे हम, बार बार ये पूरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, हमें समझ आएगा कि समरूप है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, इसी तरह से क्या हो जाएगा त्रिभुज। अब ऑर्डर नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिमिलरिटी है उसके आधार पर, अगर हम इसको लेते हैं बी, मान लीजिए ये छोटे वाला त्रिभुज को पहले हम लिखते हैं बी, ठीक है, और बाद में क्या लिखते हैं सी या डी, जो भी लिखना आपको अपनी मर्जी, छोटे वाला त्रिभुज का नाम आप किसी भी तरह लिख लीजिए, आपका मर्जी है। सपोज हम लिखते हैं बी डी सी, ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये किसके सिमिलर होगा, ये हमारा क्या होगा बी डी सी रहते हैं, तो छोटा वाला बी 90 डिग्री का बीच में है ना, और लास्ट में क्या सी है, तो बराबर कौन कौन सा देखिए, डी इसका 90 और बड़े वाले का बी 90, तो बड़े वाला त्रिभुज में बीच में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। दूसरा सी इसका और बड़े वाले का सी दोनों घनिष्ठ है, तो सी अगर इसके लास्ट में है तो इसके लास्ट में भी सी होना चाहिए, तो सी हमने लिख दिया, बचा क्या ए, तो यहाँ होगा, तो बड़े वाला त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा ए बी सी। ऐसे ए सी भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन अगर हम इसको बी डी सी लिखेंगे तो इसको ए बी सी ही लिखना पड़ेगा। अब अगर हम इसको नाम बी डी सी नहीं लिखते, सब हम तो सी डी भी लिख देते, अगर हम एक बार देख लीजिए, हमको एक ही नाम लिखेंगे, लेकिन आप एक बार देख लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए, अगर हम छोटे वाला त्रिभुज का नाम लिख देते सी डी बी, सपोज हम ऐसा लिखते सी डी बी, तब बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या लिखना पड़ता, पहले सी है ना, तो इसका बड़े वाले त्रिभुज का पहले सी लिखना पड़ता, तो यहाँ क्या लिखते हैं सी, बीच में क्या है डी 90 डिग्री वाला, तो इसमें बीच में क्या है बी 90 डिग्री वाला, तो सी बी, और यहाँ क्या होता है ए हो जाता लास्ट में। जो अगर सी बी डी लिखते तो हमारा त्रिभुज का नाम क्या होता, सी बी ए हो जाता। ये नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑर्डर वाइज ही चलते हैं, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो जब ये छोटा होता है जो बड़े वाले का समरूप है, सिमिलर है, और छोटे वाले का नाम हमने बीडीसी लिखा है, तो बड़े वाले का नाम क्या होगा ए बी सी होगा, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों सिमिलर है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, यानी क्या क्या हो जाएगा देखिए, बीडी जो होगा वो ए बी के संगत है, डीसी जो है वो बीसी के संगत है, और जो हमारा बीसी है वो किसके एसी के संगत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बीसी स्क्वायर आना चाहिए ना, बीसी स्क्वायर कैसे आएगा, जब हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो क्या हो जाएगा बीसी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आएगा एडी एसी और डीसी आएगा। लेकिन अगर हम इनको लेते हैं इसमें कहीं बीसी आएगा ही नहीं, तो हमें कौन सा पार्ट लेके चलना है जिससे बीसी स्क्वायर आना चाहिए, यानी हमें ये वाला पार्ट लेके चलना है, ठीक है। तो हम इसके आधार पर क्या लिख सकते हैं, डीसी अपॉन बीसी इक्वल टू बीसी अपॉन एसी, और इससे हमारा एक समीकरण बन गया बीसी स्क्वायर बराबर डीसी और एसी, यही हमारा सेकंड समीकरण हो गया। बस अब कुछ करना ही नहीं है, ए बी स्क्वायर आ गया, बीसी स्क्वायर आ गया, और फिर क्या करना था, दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक और दो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने से हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर आ जाएगा, बाकी राइट साइड जो आना वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करें यहाँ पे 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, और जब 1 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए अब क्या समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ने पर, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और राइट में क्या है ए डी और ए सी,
प्लस इधर में क्या है DC और AC, ऐसा है, ठीक है। अब देखिए ये जो दोनों पद हमारा है इसमें AC क्या कॉमन है ना, बस AC कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा AD प्लस DC ब्रैकेट में और AC हमारा बाहर आ गया। अब बताइए AD प्लस DC मिलके क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, तो ये हमारा AC और गुना AC कुल मिलाकर हमारे पास आ गया AC स्क्वायर, और यहाँ तो हमारा था ही लेफ्ट साइड में AB स्क्वायर BC स्क्वायर, ये हमारा आ गया बराबर AC स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस प्रमेय है, कितना आसान है, कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल है। क्या हम पहले क्या देखे, हमने एक ABC त्रिभुज लिया समकोण, जिसमें B कोण हमारा 90 डिग्री है, B से हमने एक श्रीशलम लिया AC पर जो कि D बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये पूरे त्रिभुज को दो भागों में बांट दिया, एक त्रिभुज ABD है दूसरा CBD है। हम पहले ABD या ADB जो भी आप लिखे, ABD त्रिभुज में और ABC त्रिभुज को हमने क्या किया, समरूप सिद्ध किया, सिमिलर किया, और अगर वो सिमिलर है तो उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसे अगर हम नाम ADB दिए तो हमारा क्या होगा ABC, तो AD किसके संगत है, AB के, तो हमने लिखा AD अपॉन AB, फिर DB अपॉन BC और AB अपॉन AC। इसमें से हम कौन सा पेयर कंसिडर करेंगे, जो हमें लाना है, हमें क्या लाना था पहले AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर कब आएगा, जब फर्स्ट और थर्ड वाला को लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या आ गया, इसमें कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट में ही लिखे, आप फर्स्ट में ये भी लिख सकते थे, सेकंड में ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी लिखे, लेकिन आएगा तो तीनों भुजा, तो जिसमें से हमें AB स्क्वायर आएगा उस पेयर को, उस जोड़ा को हम आगे लिखेंगे और उसमें से हमारा समीकरण बन जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD गुने AC, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। इसी तरह से जब नीचे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज से हम समरूप सिद्ध करेंगे तो उससे हमारे पास समीकरण आ जाएगा BC स्क्वायर बराबर DC गुने AC, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया हमारे पास जो हमें चाहिए था, यानी पाइथागोरस थ्योरम। इस प्रकार से पाइथागोरस क्या हुआ, सिद्ध हो गया। बहुत आसान है, क्या आप एक बार अच्छी तरह से इसको देखिए और दोबारा प्रयास कीजिए खुद से करने का, ठीक है। अगर कोई डाउट हो किसी टॉपिक में, इसमें से किसी भी बिंदु पर, आप बेझिझक उससे पूछिए, आपका पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पाइथागोरस के बाद कुछ और भी है थ्योरम जो इसके अनुप्रयोग है, जैसे हमने पढ़ा था क्या, थेल्स प्रमेय का अनुप्रयोग, उसी प्रकार से इसके भी बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। तो अभी काफी लंबा क्लास ही चलेगा, ठीक है। हम अभी और भी आगे वीडियोस में बनाएंगे, इसका आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पे, इसके अनुप्रयोग से संबंधित, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अभी बहुत सारे टॉपिक बचा हुआ, काफी लंबा चैप्टर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से देखेगा बहुत इजी लगेगा। ऐसे नॉर्मली बच्चों को लगता है कि बहुत टफ चैप्टर, लेकिन टफ नहीं, अब ध्यान से अगर पढ़िएगा तो बहुत आसान लगेगा, कोई ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, और इम्पोर्टेंट भी काफी मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाता है, ठीक है। तो आप लोग प्रयास कीजिए और कहीं पर भी डाउट हो जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, और चैनल के साथ सदा बने रहिए, ठीक है। चलिए आप लोग प्रयास कीजिए, पढ़िए, ठीक है, ओके।